नमस्कार। आज की बात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। मनोरंजन का जो सफ़र रहा है, वैश्विक सफ़र, वो काफ़ी दिलचस्प रहा है। एक दौर था जब नुक्कड़ नाटक को मनोरंजन का एक अहम जरिया माना जाता था। एक दौर ये है जब विश्व स्तर का मनोरंजन हमारे हाथ के मोबाइल स्क्रीन तक पहुँच गया है, मोबाइल स्क्रीन में सिमट गया है। मनोरंजन का ये सफ़र ग्लोबली अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन अब भारत ग्लोबली मनोरंजन के सफ़र को लीड करने की तैयारी में है। इसकी एक बानगी अब से कुछ ही दिनों बाद 1 मई से 4 मई तक मुंबई में देखने को मिलेगी, जहां पर आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। अपने आप की तरह का ये एक पहला बड़ा कार्यक्रम, बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें वर्ल्ड लेवल के कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्मकार, फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब आमने सामने होंगे और मनोरंजन की जो वैश्विक तस्वीर है उसको एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। इस बारे में हम आज इस प्रोग्राम में खास चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एक कलाकार मौजूद है, एक अदाकार मौजूद हैं, एक फिल्मकार मौजूद हैं। फिल्म प्रोडक्शन की दुनिया का एक जाना माना नाम है। स्वागत कीजिए विवेक मोहन जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। वेव्स की हम बात करेंगे, फिल्म प्रोडक्शन की हम बात करेंगे और एंटरटेनमेंट का जो एक बदलता दौर है उसके बारे में इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो वेव समिट होने वाला है 1 मई से लेकर 4 मई तक मुंबई में, उस समिट में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ उसमें नया देखने को मिलेगा। विश्व स्तर के जो कलाकार, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो जब आमने सामने होंगे तो एक क्या माहौल बनकर सामने आएगा। एक छोटी सी रिपोर्ट हम दर्शकों को पहले दिखाएंगे। उस रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और बाकी बातचीत करेंगे। पहले ये रिपोर्ट प्लीज। आज के डिजिटल युग में कला सभी सीमाओं से मुक्त है और हमारी संस्कृति और व्यवसाय को एक साथ जोड़ रही है। साझेदारी ही भविष्य का निर्माण करती है। विश्व भर में पहली बार होने जा रहा है वेव्स 2025 यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में एक ऐसा मंच जहां हुनर और तकनीकी का संगम होगा, जिससे आपकी कहानियों को मिलेंगे नए पंख और छुएंगी नई ऊंचाइयां। भारत, कहानियों और परंपराओं की धरती, विविधता और ज्ञान की अनमोल धरोहर, अब पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। नई तकनीकी, बड़े निवेश और आपकी कला की ताकत एक साथ एक मंच पर होंगी। क्योंकि मीडिया और मनोरंजन की कला सिर्फ देखने सुनने के लिए नहीं, इसमें दिलों को छूने वाली ताकत है और एक बेहतर भविष्य का सपना भी। साथियों, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स के रूप में भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जिसमें दुनिया के एंटरटेनमेंट लैंडस्केप पर उसको बदलने की क्षमता होगी। वेव्स ग्लोबल मीडिया डायलॉग दुनिया भर की नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के बड़े नामों को एक साथ लाकर नए अवसरों का निर्माण करेगा। इंडस्ट्री लीडर्स राउंड टेबल, यहां आपके सपनों को मिलेंगे निवेशक। वेव्स बाजार, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार जहां कंटेंट बनेगा, बिकेगा और नई पार्टनरशिप्स होंगी। वेव एक्स, जहां स्टार्टअप्स और निवेशक मिलकर कलाकारों के सपनों को हकीकत बनाएंगे। वेव्स का क्रिएटर स्फीयर विश्व भर की नई तकनीकी का उत्सव होगा, जहां उद्योग जगत के दिग्गज क्रिएटर्स का मार्गदर्शन करेंगे। वेव्स कल्चरल्स, जहां भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कला का संगम होगा। भारत पवेलियन में दुनिया देखेगी भारत की कला, संस्कृति और मीडिया की झलक। वेव्स नए बाजार, नए साझेदारी और नए दर्शकों तक पहुंचने का भी जरिया है। नए व्यवसाय हो या नई नीति, वेव्स वह मंच है जहां आपके विचार वास्तविकता में बदलेंगे। वेव्स एक समिट से कहीं ज्यादा है। यह वह जगह है जहां पूरी दुनिया एक साथ आकर मीडिया और मनोरंजन की कला के उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। यह मौका है एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करने का, नए विचारों को हकीकत में बदलने का और एक बेहतर भविष्य के निर्माण का। तो क्या आप इस सुनहरे कल के लिए तैयार हैं? तो फिर मिलते हैं वेव्स 2025 मुंबई में मई 1 से 4 तक। अभी रजिस्टर करें wavesindia.org पे।
जाहिर तौर पर यह कला का एक बेहतरीन मंच होने वाला है, अपने जैसा पहला मंच होने वाला है जो कला के क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा, एक उज्जवल भविष्य की नई नींव रखेगा। विवेक जी, कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है ये कला का मंच क्रिएटर्स के लिए, डिजिटल क्रिएटर्स के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए ये इवेंट, ये मंच कितना इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, आपके विचार इस पर? वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। और मैं दर्शकों को बता दूं, वेव्स, पहले तो खूबसूरत नाम, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल, एक्रोनिम बड़ा अच्छा बना। वेव्स हो भी बम्बई में रहा, बट जो कन्वेंशन सेंटर है अनफॉर्चुनेटली समुद्र के किनारे नहीं है, वो जियो सेंटर में हो रहा है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जी। एंड ये एक्चुअली हम अक्सर सुनते हैं पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट मोड। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये आया है जो बेटर हुआ है। पहले फिक्की जो हमारा कमर्शियल बॉडी है इंडिया का, फेडरेशन ऑफ जो है, वो एक फ्रेम्स करके हर साल होता था, इसी तरह का मंच, बट दैट वाज मेंट फॉर प्रोफेशनल्स। इसमें क्या हुआ है, इसमें पब्लिक जुड़ी है, उनको एंकरेज किया जा रहा है क्रिएट करने के लिए कंटेंट, बल्कि एक उसमें शायद एक कंपटीशन भी है, क्रिएट इन इंडिया ऐसा करके। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, ये पब्लिक से जुड़ रहा है। मतलब ये नहीं कि आप कोने में बैठ के एसी रूम में अपने विचार, अपने डिस्कशन, अपने फैसले ले रहे, क्योंकि ये इट्स ए पब्लिक थिंग, पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, और इसीलिए वो पब्लिक इस माध्यम से, इस कंपटीशन के माध्यम से भी जुड़ रही है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। क्रिएट इन इंडिया की इसमें बात हो रही है, पहले मेक इन इंडिया आया, स्किल इंडिया आया, अब क्रिएट इन इंडिया आया। क्रिएट इन इंडिया के जरिए ग्लोबल लेवल के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो मीडिया जायंट्स हैं, उनके लिए एक आधार तैयार करने की कोशिश हो रही है इंडिया में, हिंदुस्तान में। जैसा कि हर क्षेत्र में आए दिन हम देख रहे हैं कि काइंड ऑफ हिंदुस्तान अब लीड करने की तैयारी में है। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट ये होने वाला है जो मंच है, खासकर क्योंकि जब स्किल की बात आती है, कंटेंट क्रिएशन की बात आती है, तो वो एक तरह से रोजगार भी है, एक तरह से आय का भी जरिया है। तो रोजगार सृजन के लिए कितना महत्वपूर्ण ये आयोजन आप मानते हैं, ये इवेंट आप मानते हैं हिंदुस्तान के लिए, और ग्लोबली अगर हिंदुस्तान को लीड करना है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, तो उसके लिए? ये क्रिएट इन इंडिया तो इसका भाग है। मेड इंडिया की बात करी उससे पहले, क्योंकि इसमें म्यूजिक भी है, गेमिंग भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, जिससे मैं डायरेक्ट जुड़ा हूँ, ब्रेड एंड बटर है मेरा। तो उससे पहले भी एक और चीज़ आ चुकी थी, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आलिशा चिन्नॉय, जब इंडी पॉप शुरू हुआ था इंडिया में, उसका मशहूर गाना है, जो नए दर्शक हैं प्लीज़ यूट्यूब पे जाके देखें, ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो मेड इन इंडिया आ चुका है। सो ये अब जरा ये ब्रॉड लेवल पर वोकल फॉर लोकल हम हो गए हैं। तो पहले क्या था कि जो फिल्म बनती थी या कुछ भी होता था, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा था, या एनआरआईज के लिए जो बाहर सेटल्ड हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में। अब तो खैर हम सब विश्व जुड़ ही गया। तो अभी ये फ़र्क आ रहा है, काफ़ी फ़र्क आया है, क्योंकि अभी क्रॉस कल्चरल, इट्स नॉट नो लॉन्गर इंडिया, इट्स नो लॉन्गर साउथ ईस्ट वेस्ट, इट्स बिकम ग्लोबल। ग्लोबल विलेज एक बहुत पहले एक टर्म आई थी। बिल्कुल। तो ये इन समावेशों, इन सम्मेलनों का मकसद ही यही होता है कि विचारों का, और ये सारी, आप मेरी टी शर्ट देखिए, देख पा रहे हैं, क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने ये खास तौर पे मैसेज देने, सारा जो थीम है क्रिएशन पे है। बिल्कुल, क्रिएशन जो एक होता है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि एक माइकल एंजेलो की बड़ी अच्छी कोटेशन है कि पत्थर है, और पत्थर में से हम या गणपति बना लें या पार्वती की क्रिएशन, पत्थर ही है शुरू में, या जो भी स्कल्पचर का मीडियम है, करेक्ट। और हमारे लिए क्रिएशन कोई नई चीज़ नहीं है। आप अजंता एलोरा जाइए औरंगाबाद के पास, या बम्बई के पास एलिफेंटा आइलैंड्स है, जहाँ पे त्रिमूर्ति का, शिव का वो है, वो पत्थर में से ही साधना के रूप में वो क्रिएट किया गया। तो क्रिएशन हमारे, ये तो हम वर्ल्ड को बता रहे हैं कि दिस इज इंडिया, दिस वाज इंडिया, सोने की चिड़िया, गोल्डन ब्ला ब्ला ब्ला। तो वेरी नाइस। इट्स तो जो सफ़र है हिंदुस्तान में, जो इस तरह की क्रिएशन का, एंटरटेनमेंट का, फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें, राजा हरिश्चंद्र से शुरुआत हुई 1913 में, दादा साहब फाल्के की मूवी, फिर 1931 में जो आलम आरा आई, फर्स्ट टॉकिंग, फर्स्ट टॉकिंग जो फिल्म थी, वहाँ से शुरुआत,
और आज के दौर में आप मोबाइल फ़ोन उठा के देखिए, OTT प्लेटफॉर्म पे इतने सारे आपको फिल्म आर्टिकल्स, फिल्म प्रोडक्शन के जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा। तब से लेकर अब तक 1913 से लेकर, अगर हम डिजिटल, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, कंटेंट क्रिएशन की बात करें, क्योंकि नुक्कड़ नाटक तो सदियों से चले आ रहे हैं, उसका तो इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन अगर इस चीज़ की हम बात करें तो 1913 से लेकर 2025 तक का जो सफ़र है OTT तक पहुंचने का, उसको आप कैसे देखते हैं? इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं एंटरटेनमेंट की? क्योंकि अब इंडिया इस चीज़ में ग्लोबल लीडर एक तरह से बनने जा रहा है। ऐसा है, 1913 में राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी, तो बल्कि हमारे 100 साल सिनेमा के हो गए इंडिया में, 100 से ज़्यादा हो गए। और हम वर्ल्ड जब सिनेमा फ्रांस में जब लुमियर ब्रदर्स ने शुरू किया था, तो उसके आसपास ही दादा साहब फाल्के इंग्लैंड गए थे और वो सीख के आए थे। इनफैक्ट इस दिन को 3 मई को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी देने शुरू किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कुछ साल पहले से। पहले डेट्स वेरी करती थी डिपेंडिंग ऑन प्रेसिडेंट्स अवेलेबिलिटी। तो ये एक भारतीय सिनेमा का इसको दिन माना जाता है। 3 मई को भी, शनिवार को अगले हफ्ते आने वाला है। और बाकी आपने वो जो जर्नी की बात की, तो हमारी ग्लोबल प्रेजेंस तो शुरू से ही थी। अब मैं जो मोस्ट पॉपुलर जो आम जनता ऑस्कर्स को जानती है, 57 में मदर इंडिया वाज नॉमिनेटेड बेस्ट फॉरेन की। उसके बाद लिटिल लेटर सलाम बॉम्बे, मीरा नायर मीराबाई फिल्म्स, वो अफ्रीका और उधर उधर का सब जगह ऑफिस और घूमती रहती। फिर लेटेस्ट लगान, और ये ऑस्कर के फॉरेन फिल्म कैटेगरी में। तो हमारा ग्लोबल प्रेजेंस पहले से ही था, बहुत बहुत पहले। आनंद की, आई थिंक चेतना नीचा नगर, कांस में या कहीं स्पेशल उसमें स्क्रीनिंग में, तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। और ये सबसे यंगेस्ट आर्ट फॉर्म है। साहित्य हो गया या डांस हो गया या पेंट, ये प्राचीन बहुत पहले से जब लिपि आ गई, ये फिल्म इज द यंगेस्ट आर्ट फॉर्म। तो भी डेवलप हो रहा है, और टेक्नोलॉजी आने से तो बहुत फास्ट डेवलप हो रहा। और बाकी आपने मोबाइल रील की बात की, पहले फिल्म में रील होती थी, एक 2.5-3 घंटे की फिल्म में 15 रील एवरेज होती थी, 10 मिनट के 1000 फीट का एक वो, पता नहीं इन्होंने वो जो चक्का चला के वो रील, अभी तो वो फोटोग्राफी भी वैसे नहीं। अब ये घटिया किस्म की मोबाइल पे रील्स आ गई हैं। तो दैट इज नॉट कंटेंट क्रिएशन, दैट इज कंटेंट डिस्ट्रक्शन। तो ये इस तरह, इसमें एक मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ। ये कंटेंट क्रिएशन पॉजिटिव है, एक स्ट्रक्चर्ड है, वो सोशल मीडिया की तरह नहीं है लाइक्स बाय नालायक से और आप हवा में घूम रहे हैं, एक अलग ही मतलब मेक बिलीव वर्ल्ड में घूम रहे हैं। जैसे अब हम भी बैठे हैं, दूरदर्शन है, एक स्ट्रक्चर्ड है, हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने एक होमवर्क किया है। तो ये क्रिएशन उस दिशा के लिए, वो नहीं कि आप कुछ भी, मतलब वो पाइड पाइप और हेमलिन के थे ना, जैसे फॉलोअर्स थे। फॉलोअर्स कौन थे? चूहे। तो वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ फॉलोअर्स, वी वांट जेन्युइन रियल लाइफ, नॉट रील लाइफ आज के हिसाब से। तो उस दृष्टि से ये बहुत एक प्रोफेशनल, जिसको कहते हैं। अब बाथरूम में गाना गाता हूँ, ठीक है, आप गाते रहिए, आपके पड़ोस वाला भी बाथरूम में गा रहा है, पड़ोसन भी गा रही, डजंट मैटर टू द वर्ल्ड, राइट, करेक्ट। तो आप जब एक 1 2 3 एक स्ट्रक्चर में आएंगे, ABC एक स्ट्रक्चर में आएंगे, तब वो प्रोफेशनल और क्रिएशन वो होती है। ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है इंडिया में, गोवा में होता है, हर साल होता है। लास्ट ईयर हुआ था 2024 में। 114 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, 1800 के आसपास फिल्में एंट्रीज उसमें आई थी। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी ग्लोबल एंट्रीज होती हैं। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे जो इवेंट्स हैं इंडिया में, क्योंकि उसके ज़रिए भी हम एक तरह से वर्ल्ड को इनवाइट कर रहे हैं कि कम क्रिएट विद इंडिया, क्रिएट इन इंडिया। वेव्स समिट जैसे आयोजनों से इस तरह के फिल्म फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ेगी और वर्ल्ड लेवल पे इसकी पहचान और कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड लेवल के कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको इंडिया में क्रिएट इन इंडिया के लिए इनवाइट करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट इस तरह के आयोजन हो सकते हैं आने वाले वक्त में? नहीं, ये आयोजन लिटिल डिफरेंट है। ये इंटरएक्शन है जो इफ़ी होता है। उसमें मैं 2 बार जूरी रह चुका हूँ। उसमें भी सेक्शन होता है, इंडियन पैनोरमा है, वर्ल्ड सिनेमा है। मैं 2010 और 14 में था। अब उसकी भी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ, कैसे कैसे बदलाव और बेटर होता है समय के हिसाब से। ये 1951 में शुरू हुआ था दिल्ली में, ऑब्वियसली। तो हमारे फादर ने जाके पहला, तब वो पढ़ते थे दिल्ली में, बाइसिकल थीव्स, वेरी क्लासिकल फिल्म। वो न्यू रियलिज्म शुरू हुआ था, उस पर 2 बीघा ज़मीन बलराज साहनी की बाद में इंस्पायर होके बनी थी। तो ये दिल्ली में होता था। बाद में इन्होंने उसको पैन इंडिया करने के लिए, ठीक है, ऑल्टरनेट किया।
एक साल दिल्ली में होगा, फिर ऑल्टरनेट डिफरेंट। जैसे मेरी मलाना फिल्म थी, मैं हैदराबाद 99 में गया था, तब हैदराबाद में हुई थी। उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ, जो ये इंटरेक्शन सम्मेलनों की वजह से, कि इसका एक ब्रांडिंग होनी चाहिए। अब कभी हैदराबाद में, और मज़े की बात क्या थी, अब INB मिनिस्ट्री के ही हम यहाँ उसके बैठे हुए हैं, सारा स्टाफ उठ के दूसरे शहर जा रहा है 1-2 महीने पहले, सारे काम रुके हुए हैं, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, लोकल INB से कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मैंने खुद देखा है। तो उन्होंने कांस की तरह या लंदन या कह लो लॉस एंजलिस, हॉलीवुड की तरह, दे वांटेड गोवा। गोवा वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉरेनर्स में टूरिस्ट स्पॉट। तो उन्होंने कहा गोवा के नाम से, जब पानीकर जी उनकी अभी मृत्यु हो गई, CM थे वहाँ पे उनके टाइम में, तो उनको गोवा को एक बना दिया ताकि एक ब्रांड क्रिएट किए। दैट वाज पार्ट, ये उसी की प्रगति है। ग्लोबल कैसे छोटे से एक बीज अंकुर से उठ के एक पौधा और एक पेड़ बनता है। तो और इसमें आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये इफ़ी ही नहीं है, एक बिफ होता था, वो फिल्म डिवीजन INB मिनिस्ट्री के अंदर वो था, बॉम्बे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशन एंड डॉक्यूमेंट्रीज, जो बाद में मिफ बना जब नाम बम्बई से मुंबई हो गया। वो हर 2 साल इवन में होता है, 24 में होगा और 26 में होगा, ये जनवरी-फरवरी के टाइम पे। तो मैं उसका ही प्रोडक्ट हूँ। सुबह 9 बजे से देख के रात को 9 बजे तक ऑडिटोरियम बैठ के फिल्म देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, फॉयर में, लॉबी में, वॉशरूम में, फिल्म मेकर आपके साथ खड़ा है। क्रेज होता मतलब जो आपने नाम सुने हैं या तस्वीरें देखी हैं या जिनकी फिल्म देखी है, तो दैट गिव्स यू डिफरेंट एक्सपोजर। तो इन सम्मेलनों का ये होता है, ये थोड़ा प्रोफेशनल, ये आदान प्रदान ज़्यादा है, वो एग्जीबिशन एंड एक्सप्रेशन ज़्यादा है। तो मिफ, बल्कि मैं ये फिल्म फेस्टिवल लेके भी आया था, मिफ का पकीरा स्वामी आए थे, अभी चेन्नई में ट्रांसफ़र हो गए, ये मार्च 2011 की बात है। और उससे पहले इफ़ी फेस्टिवल भी हम लाए थे, बल्कि हम लकी हैं प्रदेश वाले, हमारे 2 चीफ सेक्रेटरी INB सेक्रेटरी रह चुके हैं, आशा स्वरूप जी, उनके टाइम में मई एंड 2010 में इफ़ी आया था। सारे गेस्ट यहीं पीटर ऑफ में ही ठहरे थे, मैं घर पे ठहरा था, सरकार के थोड़े पैसे बचा दिए। तो उसके बाद हम ये फेस्टिवल आए 2011 में फिल्म रिव्यू, वो सिलसिला मैंने ये ऐसे ला के फिर ये थोड़ा फिल्म कल्चर का यहाँ, तो दिस इज ऑल आदान प्रदान ओनली। नाइस, आपने आदान प्रदान की बात करी, अपनी बात करी, आप भी कई लेवल पे अवार्ड जीत चुके हैं, पुरस्कार जीत चुके हैं। कंटेंट क्रिएशन से, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट का जो कंटेंट क्रिएशन है, उससे आप भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। अच्छा खासा आपका इतिहास है इसमें। थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताइए, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपका जो योगदान है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जो अवार्ड्स आपने जीते, जो पुरस्कार आपने जीते हैं, थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में दर्शकों को बताइए, ताकि थोड़ा वो भी प्रेरित हों इसके बारे में। छोटा मुँह बड़ी बात क्या, कितनी बार बता चुका हूँ, मैं खुद पक गया हूँ। चलो फिर नए दर्शक जुड़े, प्रोग्राम का वो एक फॉर्मेट रहता है। एक्चुअली मैं इस लाइन में जाना ही नहीं चाहता। और सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, बम्बई डजंट मीन बॉलीवुड, बम्बई में, और दिल्ली डजंट मीन पॉलिटिशियंस। बाकी लोग भी रोटी खा रहे हैं अलग अलग वे। एडवर्टाइजिंग है, टीवी बाद में आया है, रीजनल सिनेमा का सारा काम वहाँ, अब तो सेंटर्स डिफरेंट हो गए। मैं जैसे नॉर्थ का टिपिकल होता है, एक फौजी बनना चाहते थे बचपन से, वो कहते हैं ना, बचपन से शौक था, भविष्य की योजनाएं वो तो ऊपर वाला ही डिसाइड करता। पिताजी हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 71 में स्नोडन हॉस्पिटल में मनोविज्ञान डिपार्टमेंट शुरू किया, और उनको शौक था। हमारे घर में 8mm कोडेक ब्राउनली साइलेंट कैमरा था, बिल्कुल, वो एक अभी भी पड़ा है, प्रोजेक्टर बेल एंड हॉवेल का है, जिसके इंजन्स भी बनते हैं एयरक्राफ्ट के। तो वो चाहते थे डॉक्टर बनूं, वो डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर, अफसर का लड़का। ऐसे तो दुनिया में रंग कहाँ से आएगा, वो सब ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। तो हम जरा रिबेल विद ए कॉज थे, और डेस्टिनी ने क्या सोचा, और ना डॉक्टर बने, हमने तो फॉर्म भरे ही नहीं, फौज में हम हुए नहीं फाइनली। शायद यही क्रिएटिव चीज, आपने एक अलग रास्ता चुन लिया। नहीं, मैं लिखता था, ओके, सेंसिटिव, मेरे में सेंसिटिविटी समाज के प्रति, सोशलिस्ट किस्म की मेरी प्रवृत्ति है। कहने को मैं बम्बई में काम करता, होना कैपिटलिस्ट चाहिए, बट नहीं, वो चीज़ मुझे छू के नहीं गई। तो मैं लिखता था लेटर्स टू द एडिटर, उसको मैं कई बार एडिटी भी बोल देता हूँ, तो उसका आप गलत मतलब मत समझिए। तो वो छपते थे, हाथ से लिखता था, ब्लैक इंक से। ट्रिब्यून, एक्सप्रेस, तब 2 इंग्लिश पेपर मेन होते थे उनके, हिंदी जनसत्ता, हिमसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाबी ट्रिब्यून, वटेवर। तो इतने छपते थे कि दोस्तों के नाम छापने शुरू कर दिए, और कहा देख तेरा कल अखबार में नाम छपेगा, और दोस्तों का सरनेम चूंग। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस के एजुकेशन एक्सप्रेस में पढ़ा, आजकल तो डिजिटल में काफ़ी नॉलेज आती है, कि बम्बई में एक एडवर्टाइजिंग कोर्स है, क्रिएटिव का। आज भी इंडिया में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आर्ट का है, जे स्कूल है बम्बई में,
ठीक है, आर्ट के बड़ौदा में बड़ा फेमस वो है। क्रिएटिव लिखने की आप कला को सिखा नहीं सकता, इट हैज़ टू बी इनबॉर्न। अब उसकी लेवल क्या है, उसकी डिग्री क्या है, दैट वेरीज, स्टाइल क्या, दैट वेरीज। तो वो मैंने पढ़ा, उसमें एक शब्द था लुक्रेटिव एडवर्टाइजिंग। लुक्रेटिव का अपन को मालूम ही नहीं, मतलब डिक्शनरी उठाई आजकल तो नेट पे, मतलब पेइंग। अब जर्नलिज्म वैसे पेइंग नहीं था, लुक्रेटिव। मैं कहा ये ठीक है यार, है ना, अपना एक्सप्रेशन भी हो जाएगा और थोड़ा ब्रेड बटर के साथ जैम भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो कोर्स करने गया मेरी लेटर्स टू द एडिटर के बेस पे। वहाँ फिर वो घूमा फिरा इधर उधर, वो सब उनको अच्छा लगा कि यू राइट वेल, आप में स्पार्क है, ये शब्द यूज़ किया गया, स्पार्क है। कहते यार लिखने में क्यों जा रहे हो, फिल्म में जाओ। अब हम भी छोटे टाउन से निकले थे, बॉलीवुड ऐसे हा बच्चन हा ऐसे मतलब एक्सप्रेशन आते थे, तो मालूम नहीं था ऐड फिल्म होती है, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, द होल काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल्स। उसने कहा फिल्म में जाओ और ऐसे। तो इंडिया की टॉप एजेंसी है लिंटा, लीवर्स इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। तो लीवर्स के प्रोडक्ट्स हैं, सर्फ, रिन, वही साबुन, तेल, क्लोजअप। तो आपने उन्हें अप्रोच किया या उन्होंने तो नहीं, मुझे सजेस्ट किया गया, मुझे रिकमेंड किया गया। फिर आई वेंट टू द बैटरी ऑफ इंटरव्यूज जो होती है सीईओ, और वो हुआ। उसमें क्या फ़र्क पड़ा कि आप इंडिया के टॉप एजेंसी में थे, टॉप ब्रांड्स पे काम कर रहे थे, तो टॉप लोगों के साथ आपका उठना बैठना हुआ। वेव समिट इसी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अक्सर होता ही है कि जब कोई यंगस्टर स्टार्टअप शुरू करता है तो आइडिया अच्छा होता है, लेकिन उसको शेप देने के लिए कोई गाइड करने वाला मिलता नहीं है। वेव समिट का एक मोटिव भी यही है कि आप कंटेंट क्रिएटर तो हैं, अब आपको वो रिप्रेजेंट कहाँ पर करना है उसके लिए बड़े मीडिया जायंट्स जो हैं वो आपके घर द्वार पर उपलब्ध होंगे इसी समिट के जरिए। आपको लगता है कि इससे उन कंटेंट क्रिएटर्स को फायदा होगा जो अपने कंटेंट को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर प्रोड्यूस नहीं कर पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते? क्या होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि जैसे मैं भी था, कोई भी था, आपको पता ही नहीं है। आप वो मतलब ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वहाँ पे सारे मोर इकट्ठे होंगे, वो अलग किस्म का जंगल होगा, तो सारे मोर एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। और दूसरा क्या, चेंजेस काफ़ी आई हैं। पहले वो हम जो हिमाचल था, ईस्ट पंजाब टेरिटरी में आता था, जैसे एक फिल्म मेकर प्रोड्यूसर ने बड़े बड़े नाम अनाउंस किए, वो पहले से बिक जाते थे। अभी नहीं, अभी मल्टीप्लेक्स आने से तो वो 5-6 थिएटर है, कोई 100 सीटर है, कोई 200 है। मराठी फिल्म भी दिखानी है, वहाँ तमिल भी चली है, वहाँ इंग्लिश फॉरेन सिनेमा चला, यहाँ हिंदी फिल्म, आपको जो देखना देखिए। उससे फ़र्क पड़ा, स्प्रेड मिला। कंटेंट क्रिएटर को एक जो यहाँ बड़ा टिपिकल वो कैडबरीज मंच वाला शब्द यूज़ किया जाता है, वो मंच मिला उनको, एक्चुअल मंच मिला। तो इसमें इस्तेमाल भी, इसमें क्या है कि यू गेट टू नो कि क्या राह है, किस राह पे। सी आप भाग रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, बट आपने सड़क ही गलत पकड़ी तो फायदा है कि आपकी डेस्टिनेशन ही नहीं है वो। वेरी ट्रू। तो ये जो राह आप बता रहे हैं, ये रास्ता देने का काम ये समिट करेगा, जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट मुंबई में होने जा रहा है। और उम्मीद यही है कि वैश्विक स्तर पर जो लीड करने की जो हिंदुस्तान राह पर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। विवेक मोहन जी, आप इस कार्यक्रम में आए, इस प्रोग्राम में आए, आपने अपने विचार साझा किए, वेव समिट के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को बताई, फिल्म प्रोडक्शन की जो दुनिया होती है उसके बारे में अपने विचार साझा किए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद है कि 1 मई से जो ये समिट शुरू हो रहा है उसके ज़रिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नया बूम आएगा, एक नई दिशा मिलेगी और वैश्विक स्तर पर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंडिया की है उसको भी एक नई पहचान मिलने का काम ये समिट करेगा। आज के इस प्रोग्राम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, इजाज़त, नमस्कार।